नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1955 के एक ऐसे संवैधानिक संशोधन की जिसने भारत में निजी संपत्ति की परिभाषा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये था संविधान का चौथा संशोधन। एक ऐसा बदलाव जिसका असर आज भी इस बात पर महसूस होता है कि किसी की अपनी जमीन पर उसका असल में कितना हक है। तो सीधा सवाल यही है, क्या सरकार किसी की जमीन या प्रॉपर्टी उससे ले सकती है? ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और इसी एक सवाल के पीछे 1950s के दशक का एक बहुत बड़ा टकराव छिपा हुआ है। तो हुआ ये कि उस वक्त भारत की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ गईं। एक तरफ थी संसद जो समाजवादी सुधार लागू करना चाहती थी, मतलब जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटना। और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी थी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाना, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। और इस पूरे टकराव की जड़ में था एक बड़ा ही दिलचस्प अदालती मामला जिसने सरकार के सामने एक राष्ट्रीय संकट जैसा कुछ खड़ा कर दिया था। इसे हम पूरी कीमत की समस्या भी कह सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद। नेहरू सरकार जमींदारी खत्म करके देश में भूमि सुधार लागू करने पर जोर दे रही थी। लेकिन तभी 1954 में बेला बनर्जी केस में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने सरकार के इस पूरे प्लान पर लगभग पानी ही फेर दिया। कोर्ट का तर्क एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा कि मुआवजा या कॉम्पेंसेशन का मतलब है संपत्ति का न्यायोचित समतुल्य। आसान भाषा में कहें तो उसकी पूरी मार्केट वैल्यू। मतलब अगर सरकार किसी की जमीन लेगी तो उसे उसकी पूरी बाजार कीमत चुकानी होगी, 1 रुपया भी कम नहीं। और बस यहीं से सरकार के लिए असली मुश्किल शुरू हो गई। भूमि सुधार के लिए सरकार का बजट बहुत ज्यादा नहीं था। अगर हर जमीन मालिक को उसकी पूरी बाजार कीमत देनी पड़ती तो सरकारी खजाना ही खाली हो जाता। ऐसे में समाजवादी सुधारों को जमीन पर उतारना आर्थिक रूप से नामुमकिन सा हो गया था। तो इस आर्थिक और कानूनी मुश्किल से निकलने के लिए संसद ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक तरह से कहें तो चालाकी भरा कदम उठाया। उन्होंने संविधान में ही बदलाव करके एक रास्ता निकाला जिसे हम मुआवजे की खामी या लूप होल कह सकते हैं। देखिए, इस पूरे झगड़े के केंद्र में सिर्फ एक शब्द था, एडेक्वेसी, यानी पर्याप्तता। सवाल बस ये था कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वो काफ़ी है या नहीं। इसका फैसला आखिर करेगा कौन? क्या अदालतें इस पर सवाल उठा सकती थीं? यही असली कानूनी लड़ाई थी। तो चौथे संशोधन ने आर्टिकल 31(2) में 2 बड़े बदलाव किए। पहला, ये तय कर दिया कि मुआवजे की रकम कितनी होगी ये अब से संसद तय करेगी। और दूसरा, जो कि सबसे बड़ा दाव था, वो ये कि मुआवजा पर्याप्त है या नहीं, इस सवाल को लेकर कोई भी अदालत जा ही नहीं सकता। एक तरह से अदालतों के हाथ ही बांध दिए गए। अब इसका जमीनी असर क्या हुआ, जरा सोचिए। अगर किसी की जमीन की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो अब सरकार उसे सिर्फ 10 लाख रुपए देकर भी जमीन ले सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि संपत्ति का मालिक इस कम मुआवजे के खिलाफ अदालत का दरवाजा तक नहीं खटखटा सकता था। ये वाकई संपत्ति मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ खेती की जमीन तक ही सीमित नहीं थी। इस संशोधन ने तो सरकार को अर्थव्यवस्था के दूसरे कई क्षेत्रों में भी इतनी ताकत दे दी जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस संशोधन के बाद सरकार क्या क्या कर सकती थी? वो किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती थी, माइनिंग के ठेके रद्द कर सकती थी, किसी भी बिजनेस में अपनी मोनोपोली बना सकती थी, जैसे सरकारी बसें चलाना, और तो और कंपनियों के शेयर होल्डर्स के अधिकार तक खत्म कर सकती थी। और अपने इन नए ताकतवर कानूनों को बचाने के लिए सरकार ने अपने सबसे पसंदीदा हथियार का इस्तेमाल किया, 9वीं अनुसूची। ये संविधान की एक ऐसी जादुई तिजोरी थी जिसमें अगर कोई कानून डाल दिया जाए तो उसे अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। तो इस संशोधन के जरिए सरकार ने 7 नए कानूनों को इसी 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इनमें से ज्यादातर भूमि सुधार से ही जुड़े कानून थे, जिन्हें अब कोई भी जमींदार अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता था। तो आखिर इस संशोधन की विरासत क्या रही? इसने भारतीय समाज और कानून पर एक दोहरा असर डाला। एक तरफ सामाजिक कल्याण था और दूसरी तरफ थे व्यक्तिगत अधिकार। और ये संशोधन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश थी। इसका असर एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ इसने भूमि सुधार और गरीबी हटाने जैसे कामों को तेजी दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कई गुना बढ़ा दिया। ये समझना जरूरी है कि ये संशोधन सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि इसने भविष्य के सबसे बड़े संवैधानिक संघर्षों की नींव रखी।
संसद की शक्ति और मौलिक अधिकारों के बीच इसी तनाव के कारण आगे चलकर भारत का सबसे ऐतिहासिक कानूनी मामला केशवानंद भारती के सामने आया। और अंत में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाकर छोड़ देता है, एक व्यक्ति के अधिकार और पूरे समाज की भलाई के बीच सही संतुलन क्या है? वो लाइन आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी भारत की राजनीति और कानून में तलाशा जा रहा है।